नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे भारत की राज व्यवस्था के बारे में। तो भारत की राज व्यवस्था में जो राष्ट्रपति का टॉपिक है उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो उसकी 2 क्लासें तो हमारी हो चुकी थी। आज कल की क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। तो कल की क्लास में हम बात कर रहे थे जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ है, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ के बारे में वहाँ पे हमने जान लिया था। आज हम जो विधायिकी शक्तियाँ है उनके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो कल की क्लास में हमने जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में जाना था, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सांसदों का जो मत मूल्य है, सांसदों का मत मूल्य, तो ये थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया। तो सांसदों का मत मूल्य निकालने का जो सूत्र था, तो वो सूत्र मैंने शायद आपको कुछ और बता दिया था। तो वो ये था कि जो जो सभी विधायक है, सभी विधायकों का मत मूल्य का योग बटा सांसदों, जो निर्वाचित सांसदों की संख्या, और इस प्रकार ये पूरा जो निकल के आता था वो 708। तो ये सांसदों का मत मूल्य का जो ये फार्मूला था ये था, और इसके अनुसार ये 708 जो सांसदों का मत मूल्य निकल के आता है। तो इसके बारे में थोड़ा बाय मिस्टेक हो जाए, जो आप यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। अब हम बात करेंगे जो जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ या व्यवस्थापिका शक्तियाँ भी कह सकते हैं। तो इनके अंदर जो हम बात करेंगे तो कुछ अनुच्छेदों के तहत ही है। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद में, एक बात करेंगे अनुच्छेद 79, एक हम बात करेंगे अनुच्छेद 83, एक अनुच्छेद की बात करेंगे हम 331, एक अनुच्छेद की बात करेंगे हम 85, 86 और 87, और उसके बाद में हम बात करेंगे 99 अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112। ये कुछ अनुच्छेद जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के, तो उन्हीं के बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79, तो इसमें बताया गया जो संसद है, जो भारत की जो संसद है, तो संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में जाना, और उसका तीसरा जो अंग होगा, अभिन्न होगा, वो होगा राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग, इसके अनुसार संसद के 3 अंग। तो राष्ट्रपति, जो लोकसभा राज्यसभा है, जो 2 अंगों के बारे में जाना, तो तीसरा अंग है, 3 अंग, जिसमें तीसरा अंग है वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को मतलब विधायी प्रक्रिया में शामिल किया गया। इससे ऐसा मतलब प्रूफ होता है कि राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया में शामिल किया गया, मतलब राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया में शामिल किया गया। संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें तीसरा अंग राष्ट्रपति होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 83 के अनुसार। अनुच्छेद 3, इसका भाग, अनुच्छेद 80 का भाग है 3। उसके अनुसार है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति को एक शक्ति और देगी। राष्ट्रपति राज्यसभा में, जो राज्यसभा जो उस सदन है, जो संसद का जो राज्यसभा सदन है, उसमें राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो लोग 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, और इन 12 सदस्य कौन से 12 सदस्य को करेगा, इनके बारे में जानते हैं। तो 12 सदस्य का जो ये 12 सदस्य कौन कौन से मनोनीत करता है, इनका क्षेत्र क्या रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। क्षेत्र मतलब कोई साहित्य से संबंधित हो, कला से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, और समाज सेवा से संबंधित हो। समाज सेवा, अगर ये क्षेत्र है उसके, तो उसको
मतलब मनोनीत किया जाएगा। तो इसमें 12 सदस्य मनोनीत करने का, जैसे हमने देखा कि एक सचिन तेंदुलकर जी, तो सचिन तेंदुलकर वो एक खिलाड़ी है, उसको भी इसमें मनोनीत किया गया है। तो क्या वो अपने क्षेत्र में आ रहा, तो जो खेल है, खेल को हम किस क्षेत्र में माना गया, कला के क्षेत्र में खेल को माना गया। तो इस अनुसार जो सचिन तेंदुलकर है उनको भी यहाँ पे सेलेक्ट मतलब नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं क्या राजस्थान से भी कोई अगर कोई सदस्य है जो मतलब इसमें मनोनीत हुआ है राज्यसभा में, तो राजस्थान से एकमात्र ऐसे सदस्य है जो मनोनीत होने वाले, राजस्थान से मनोनीत होने वाले एकमात्र सदस्य राजस्थान से मनोनीत होने वाले एकमात्र मतलब राज्यसभा में मनोनीत होने वाले एकमात्र सदस्य है, उनका नाम है नारायण सिंह माणकलाल। और ये थे समाज सेवक थे, और कहाँ से थे, जोधपुर से। तो ये जो राजस्थान से राज्यसभा में मनोनीत होने वाले एकमात्र सदस्य अब तक जो है नारायण सिंह माणकलाल, और ये एक समाज सेवक है और जोधपुर से निवास करते हैं। ठीक है। अब एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 300 अगर मतलब लोकसभा में किसी एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है लोकसभा में, किसको, लोकसभा में आंग्ल भारतीय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो क्या करेगा, जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। अब आंग्ल भारतीय क्या होते हैं, जो आंग्ल भारतीय से मतलब है कि जो मतलब आंग्ल भारतीय से मतलब जैसे अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज आए थे स्टार्टिंग में, तो कुछ अंग्रेज तो जो यहीं पे बस गए, मतलब अभी तक भी वो यहीं पे वो अंग्रेज बस गए, तो उनके जो मतलब वो अंग्रेज उन्होंने क्या किया, भारतीयों से शादी कर ली, तो जो उनके बच्चे मतलब जैसे कि कह सकते कि जो अंग्रेज पिता हुआ और माता मतलब भारतीय, तो उनके जो बच्चे तो उन्हें आंग्ल भारतीय कहा जाता है। तो उनको जो अगर उचित प्रतिनिधि लोकसभा में अगर उनमें से कोई भी नहीं आ रहा, उचित प्रतिनिधि नहीं मिलता, तो कम से कम मतलब दो आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लेकिन इसको वर्तमान में इसको थोड़ा निष्प्रभावी कर दिया गया है। मतलब एक संविधान संशोधन हुआ था 104वां संविधान संशोधन 2020। 104वां संविधान संशोधन 2020 हुआ था। इसके द्वारा संविधान के द्वारा इसे निष्प्रभावी कर दिया गया, इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। मतलब अब ये मतलब जो दो आंग्ल भारतीय है इसको मतलब मनोनीत करने का ये कोई वर्तमान में उल्लेख नहीं, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसे निष्प्रभावी कर दिया, इसके बारे में कोई बात नहीं की। जो आखिरी बार जो मनोनीत हुए थे वो सदस्य कौन से थे, मतलब आखिरी बार जो आंग्ल भारतीय के रूप में मतलब मनोनीत हुए थे, वो आखिरी अंतिम बार, तो वो थे, एक तो थे रिचर्ड है और दूसरे थे जॉर्ज वर्कर, दूसरे व्यक्ति हुए थे जॉर्ज वर्कर, ये आखिरी बार मनोनीत हुए थे। और एक व्यक्ति हुए थे सर्वाधिक बार अगर इसमें मनोनीत हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये कई बार ये क्वेश्चन राजस्थान पूछा जाता है कि सर्वाधिक बार मनोनीत होने वाले आंग्ल भारतीय कौन थे, सर्वाधिक बार, तो सर्वाधिक बार आंग्ल भारतीय थे वो थे फ्रैंक एंथोनी नाम से एक व्यक्ति हुए थे जो सर्वाधिक बार इसमें आंग्ल भारतीय सदस्य के रूप में लोकसभा में मनोनीत हुए थे। ठीक है।
तो ये हमने बात करी, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। अब हम बात करते हैं अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 85, जिसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 85 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 में बात करें तो अनुच्छेद 85 में है कि राष्ट्रपति जो शासन मतलब जो संसद का संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, आहूत करने से मतलब बुला सकता है, मतलब सत्र बुला सकता है, मतलब वो एक मतलब सत्र से मतलब है एक बैठक होना, मतलब मीटिंग होना उन सभी की, तो उसको कह सकते हैं। और आहूत का मतलब बुलाना, और सत्रावसान भी कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान से मतलब उसको समाप्त भी कर सकता है, मतलब उसको वापस मतलब एक तरह से वहाँ पे जो लास्ट में जो स्टार्टिंग में बुलाता है उसके बाद उसको समाप्त करने को उसको सत्रावसान कहता है, तो सत्रावसान भी कर सकता है। साथ में से उल्लेख है एक कि भाई राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति इसके अनुसार लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो 85 में यहाँ पे उल्लेख था। अब हम बात करते हैं अगला अनुच्छेद हमारा 86। अगला अनुच्छेद हमारा 86, अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 की बात करें, 86 की बात करें, जैसे हमने अनुच्छेद 85 में जाना है कि जो राष्ट्रपति है मतलब सत्र को आहूत कर सकता है, उसको बुला सकता है। अब जो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 85, तो अनुच्छेद 86, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 86 की जैसे मैं बात करूं तो अनुच्छेद 86 में जो राष्ट्रपति है, जैसे अनुच्छेद 85 में पहले हमने क्या बात की थी, अनुच्छेद 85 में बात की थी कि जो राष्ट्रपति है वो मतलब सत्र को बुला सकता है, आहूत कर सकता है और बुला सकता है, मतलब उसके बारे में बात की थी। अब अगला जो हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 86, इसके अनुसार क्या करता है कि राष्ट्रपति मतलब संसद में संदेश भेज सकता है, मतलब व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद संदेश भेज सकता है, मतलब संबोधित कर सकता है, मतलब सत्र को संबोधित कर सकता है, वो संसद में संबोधित कर सकता है, और अभिभाषण कर सकता है, अभिभाषण दे सकता है, अभिभाषण दे सकता है। तो ये सब 86 के अनुसार कर सकता है। अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87। अब 87 की बात करें, अनुच्छेद 86 में हमने बात की राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है, संबोधित कर सकता है, अभिभाषण दे सकता है। अनुच्छेद 87 के अनुसार कि अनुच्छेद 87 के अनुसार है कि राष्ट्रपति जो लोकसभा की प्रथम बैठक एंड राज्यसभा की लोकसभा की प्रथम बैठक और वर्ष की प्रथम बैठक में अभिभाषण कर सकता है, मतलब लोकसभा की प्रथम बैठक और वर्ष की प्रथम बैठक में अभिभाषण कर सकता है। अब लोकसभा की प्रथम बैठक और अभिभाषण की और वर्ष की प्रथम बैठक से मतलब क्या हुआ कि जब पहली बार कोई लोकसभा का गठन होता है, लोकसभा बनती है, नया चुनाव होता है, उसके बाद में जो लोकसभा की पहली बार बैठक होती है, उस एक नई लोकसभा बनती है, उसमें लोकसभा की पहली बैठक होती है, तो उसका जो अभिभाषण है उसके प्रथम बैठक में अभिभाषण का काम करेगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और साथ में उसके बाद में फिर हर वर्ष मतलब वर्ष का जैसे कोई भी वर्ष शुरू हुआ उसके वर्ष में स्टार्टिंग में जो प्रथम बैठक होगी उसके में अभिभाषण का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। तो ये बात की हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित।
अब हम बात करते हैं एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 99 की बात करें तो अनुच्छेद 99 में है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिला सकता है। तो जो अनुच्छेद 99 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिला सकता है, या फिर उसके द्वारा शपथ दिलाता, सकता नहीं, दिलाता है, दिलाता है, यही ध्यान रखना, या फिर उसके द्वारा जो नियुक्त प्रतिनिधि भी उसको शपथ दिला सकता है। जैसे हम वर्तमान में देखते हैं जो व्यवहार में क्या होता है कि हम व्यवहार में देखें तो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई नई लोकसभा का गठन हो गया, मतलब नई लोकसभा बन गई, नई लोकसभा बन गई। अब ये लोकसभा बन गई तो इस लोकसभा में जो भी वरिष्ठ सदस्य होता है, वरिष्ठ मतलब जो भी उम्र में ज़्यादा होते हैं, वरिष्ठ सदस्य, उसको क्या किया जाता है कि एक प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर से मतलब है कि एक अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है, तो फिर क्या होता है कि उसको एक लोकसभा के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा उसको शपथ दिला दी जाती है, प्रोटेम स्पीकर को। उसके बाद में क्या करता है कि वो अन्य जो सदस्य हैं उन सभी को वहाँ की लोकसभा की शपथ दिला देता है। और जब एक बात आपको नोट करके और ध्यान रखनी, जब ये प्रोटेम स्पीकर मतलब जब लोकसभा का स्थायी सदस्य बन जाता है, जब कोई भी व्यक्ति लोकसभा का स्थायी सदस्य बन जाता है, तो ये प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो अपने आप ही निष्क्रिय हो जाता है, मतलब निष्प्रभावी निष्क्रिय हो जाता है, अपने आप ही निष्क्रिय निष्प्रभावी हो जाता है। अभी हमारी जो लास्ट टाइम में जो लोकसभा थी वो 17वीं लोकसभा थी। 17वीं लोकसभा से मतलब कि 17 बार चुनाव हुए थे लोकसभा के। तो इसके जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे वीरेंद्र कुमार। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखना। जो 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे वीरेंद्र कुमार। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। अब एक अनुच्छेद है 102, अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 में क्या है कि कोई भी लोकसभा का सदस्य मतलब संसद का सदस्य कब नहीं बन सकता, मतलब कब वो सदस्य नहीं बन सकता, मतलब उसकी कोई तो किसी कारणों से उसको मतलब उसकी सदस्य छीन ली जाती है, मतलब उसको हटा दिया जाता है, उसकी निरर्हता है। ऐसे कह सकते हैं कि जो संसद के जो लोकसभा के जो सदस्य उनको निरर्हता है। तो कब निरर्हता है, क्या अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे अगर कोई सदस्य है वो मानसिक रूप से विकृत है, मानसिक रूप से मानसिक रूप से विकृत या चित्त विकृत से मतलब है कि वो मतलब एक सही शब्दों में कहे तो पागल, लेकिन इस अनुच्छेद में एक पागल शब्द यूज नहीं लिया गया है, ये कहा गया है मानसिक रूप से विकृत। ठीक है, अगर वो दिवालिया हो गया मतलब कर्जदार हो गया, मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक दिवालिया हो गया तो वो उसको भी माना जाता है। अगर इसने कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो, लाभ का पद धारण कर लिया, अगर वो कोई दूसरे पद पे चला गया हो तो भी उसको अपनी जो सदस्य लोकसभा सदस्यता वो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, एक तो अगर वो भारत का नागरिक नहीं रहा हो, भारत का नागरिक, उसने कोई बीच में कोई दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली हो तो भी उसको उसकी सदस्यता से हटा दिया जाएगा, नागरिकता नहीं हो, नागरिक नहीं हो, भारत का नागरिक नहीं हो। तो ये 4 कारण है जिसके अनुसार उसको हटाया दिया जा सकता है। अब इसका एक अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 103। इनको दोनों को साथ में ध्यान रखना। इसमें भी जो मतलब जो निरर्हता है, जो संसद के मतलब जो सदस्य मतलब जो उनकी निरर्हता है, मतलब उनके बारे में जो जानकारी मतलब उसका निश्चय कौन करेगा कि भाई सच में निरर्हता है, इसके निश्चय कौन करेगा? तो इसका निश्चय करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही फिक्स किया जाता है कि हाँ सच में ये मतलब वो उस सदस्य के लिए निरर्हता है, और उनका ये कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके परामर्श से करेगा? राष्ट्रपति करेगा केंद्रीय निर्वाचन
आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, जिसके जिसके परामर्श से राष्ट्रपति मतलब उनका मतलब वो करेगा फिक्स कि भाई हाँ ये सच में ये सच में वो मतलब एक तरह से उसके सदस्य को रखना है या नहीं, उसकी निर्णयों का आधार जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा 103 के अनुसार। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद हमारा 108, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान। संयुक्त बैठक बुलाने से मतलब है कि अगर मान लो कोई भी ऐसी बिल या विधेयक है, कोई भी ऐसा बिल या विधेयक है जिसको लेकर सदन के दोनों सदन है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में क्या होता है कि अगर किसी को किसी बात को लेकर, किसी बिल या विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया हो, मतलब उनके बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े थोड़ा हो गया हो, इसे गतिरोध के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। तो अगर गतिरोध हो गया हो उन दोनों के बीच में, तो क्या कहता है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। और इसकी जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगर मान लो उस टाइम लोकसभा का कोई अध्यक्ष ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा संयुक्त बैठक की। ठीक है, अब तक मतलब भारत में अब तक 3 बार ही संयुक्त बैठक बुलाई गई है। संयुक्त बैठक से मतलब कोई ऐसा विवाद हो जाता है, मतलब वो उसका दोनों में मतलब एक कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है दोनों सदनों में लेकर, दोनों सदनों में, तो उसी के अनुसार संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो हम जो अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, कब कब बुलाई गई थी वो। एक थी 1961, सन 1961 में संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। उस टाइम क्या हुआ था कि दहेज निषेध विधेयक था, इसको लेकर दोनों सदनों में मतभेद हो गया था, तो इसी के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई थी 1961 में। और उस टाइम अध्यक्ष थे एएस आयेगर। एएस आयेगर उस टाइम अध्यक्ष थे, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी उस टाइम लोकसभा के अध्यक्ष थे वो। उसके बाद में 1978 इसमें बैठक बुलाई गई थी, और ये बैठक थी बैंकिंग व डाकघर, बैंकिंग व डाकघर विधेयक पे। और इस टाइम अध्यक्ष हुए थे केएस हेगड़े, और ये भी लोकसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद में एक बैठक आई थी, तीसरी बैठक थी 2002 में। उस ये बैठक थी आतंकवाद निरोध या निरोधक अधिनियम विधेयक पे, इसे पोटा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना थोड़ा। तो इसके जो बैठक हुए उसमें हुए थे पीएम सईद उस टाइम अध्यक्ष हुए थे। और उस समय ये थे लोकसभा के उपाध्यक्ष, लेकिन जैसे संयुक्त बैठक के अध्यक्ष हुए थे उस टाइम पीएम सईद हुए थे, और ये उस टाइम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। तो अभी तक 3 बैठकें बुलाई जा चुकी है संयुक्त बैठकें। तो अब हमने यहाँ पे बात की अनुच्छेद 102 में, अनुच्छेद 103, 102A की बात कहता है, थोड़ा इन पर ध्यान रखना कि राष्ट्रपति थोड़ा यहाँ पे फिक्स करेगा केंद्रीय निर्वाचन के परामर्श से कि कौन सी निरहरताएं हैं, और निरहरताओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है सदस्य की। 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब आगे बात करते हैं, कुछ 1-2 अनुच्छेद और बच के उनके बारे में, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति उससे संबंधित है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 111 के बारे में। तो अनुच्छेद 111 की बात करें, जो संसद के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है, संसद के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है और वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जैसा हम जानते हैं कि दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है संसद के द्वारा, तो वो विधेयक पारित तो हो जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास पारित करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का तीसरा अंग होता है। तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को क्या शक्तियाँ प्राप्त है उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली शक्ति ये प्राप्त है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति उसे पुनः विचार हेतु भेज सकता है,
तो राष्ट्रपति उसे पुनः विचार हेतु भेज सकता है। और तीसरी है कि राष्ट्रपति उसे सुरक्षित भी रख सकता है। राष्ट्रपति उसे सुरक्षित भी रख सकता है। तो राष्ट्रपति से सुरक्षित भी रख सकता है, स्वीकृति प्रदान कर सकता है, पुनः विचार हेतु भेज सकता है, सुरक्षित भी रख सकता है। तो 3 शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। किसी भी विधेयक के पारित करने के बाद में, संसद के बाद में पारित करने के बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इससे एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद एक। हाँ, इससे पहले आपको थोड़ी सी एक बात यहाँ पे नोट करके ध्यान रखनी है कि अगर विधेयक जैसे 4 प्रकार के होते हैं, जैसे इनमें होता है एक तो धन विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। बाकी 2 विधेयक नॉर्मल होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक, अगर ये दोनों विधेयक है, अगर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, तो राष्ट्रपति को मतलब उसको स्वीकृति देनी ही होगी। मतलब राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी होता है, उसको स्वीकृति प्रदान करनी होती है अगर धन विधेयक और संविधान विधेयक संशोधन विधेयक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 201। इसमें क्या होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए मतलब किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है, राष्ट्रपति के मतलब के लिए सुरक्षित रखता है। तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए भेज सकता है, उसे स्वीकृति दे सकता है। और साथ में अगर वो मतलब उसके स्वीकृति दे सकता है, उसे पुनः विचार के लिए भी भेज सकता है। और बाद में पुनः विचार के लिए भेजे गए विधेयक पर भी वो मतलब स्वीकृति देने मतलब उसको जरूरी नहीं है कि वो स्वीकृति दे पाए। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 201 में किया गया है कि राष्ट्रपति के पास जो सुरक्षित है वो विधेयक, उस पर राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, उसे पुनः विचार के लिए भेज सकता है। तो ये थी हमारे अनुच्छेद 201 की बात। तो इस प्रकार हमने जाना जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ है, उन सभी के बारे में हमने जाना कि जो विधायी शक्तियाँ है तो कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे जान ली। अब हम आगे जो बात करेंगे वो है जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ, इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको थोड़ा सी रिवाइज करा देता हूँ कौन से अनुच्छेद में क्या था, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो हम जैसे बात करते हैं 79 अनुच्छेद 79 में हमने देखा था कि जो संसद के 3 अंग है जिनमें राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया, उसका तीसरा अंग राष्ट्रपति है। हमने एक अनुच्छेद पढ़ा था अनुच्छेद 83। तो अनुच्छेद 83 में पढ़ा था कि हमने जो राष्ट्रपति है जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। उसके बाद में हमने अगला अनुच्छेद पढ़ा था 331। अनुच्छेद 331 में पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, मतलब 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है अगर उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो तो। इसके बाद में मैंने अनुच्छेद 85 पढ़ा था। अनुच्छेद 85 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति मतलब जो इसको भंग कर सकता है लोकसभा को, साथ में जो लोकसभा का भंग कर सकता है, साथ में जो संसद का 17वां साल आहूत कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 86 में हमने जाना था कि राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है, संबोधित कर सकता है मतलब संसद में, और साथ ही अभिभाषण भी कर सकता है। तो हमने आगे एक अनुच्छेद पढ़ा था 87। तो 87 में हमने क्या देखा था कि 87 में जो राष्ट्रपति जो लोकसभा की प्रथम बैठक और बरस की प्रथम बैठक में मतलब अभिभाषण कर सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 99। तो 99 में हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति क्या होता है, मतलब राष्ट्रपति जो सदस्यों के जो लोकसभा के सदस्य उन सभी को वो शपथ दिला सकता है। उसके बाद में हमने अगला अनुच्छेद पढ़ा था 102। अनुच्छेद 102 में जाना कि जो संसद के जो सदस्य उन सभी की निरर्थताओं के बारे में, कौन से आधार है उनके बारे में। अनुच्छेद 103 में किया कि राष्ट्रपति तय करेगा कि वो कौन से आधार निरर्थता है उन्हीं के बारे में। अगला अनुच्छेद पढ़ा था हमने 108, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान था। उसके बाद में अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में हमने देखा कि जो राष्ट्रपति जो संसद द्वारा पारित विधेयक उसके अकॉर्डिंग जो शक्तियाँ दी गई है राष्ट्रपति को, उसके बारे में। एक अनुच्छेद 201। तो 201 में जाना था कि राज्यपाल के पास जो सुरक्षित विधेयक है उस पर राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ उन सभी के बारे में। ये अनुच्छेदों के जरिए हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में जाना था। अब अगली क्लास में हम जो राष्ट्रपति की वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ उन सभी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।